नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 17 मई 2022 के करंट अफेयर्स के और ज्ञान को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, जीएसटी पंजीकरण में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है? विच स्टेट हैज टॉप्ड इन जीएसटी रजिस्ट्रेशन? ए महाराष्ट्र, बी तमिलनाडु, सी उत्तराखंड, डी बिहार। एंड द राइट आंसर इज महाराष्ट्र। तो देखिए, हाल ही में वस्तु एवं सेवा कर पंजीकरण सूची को जारी किया गया है, यानी कि जीएसटी का जो रजिस्ट्रेशन कहां सबसे ज्यादा हुआ है उस सूची को जारी किया गया है। इस सूची में महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश दोनों ही शीर्ष स्थान पर रहे हैं और गुजरात और तमिलनाडु ये दूसरे स्थान पर रहे हैं। दो राज्यों को एक स्थान दिया गया है, इसको याद रखिएगा, पहला दूसरा तो ऐसा ही है। जीएसटी के बारे में आप समझ सकते हैं, जीएसटी क्या है, कब लागू हुआ, किसने लॉन्च किया, ये सब जानते होंगे आप, लेकिन हाँ फिर भी यदि और कुछ जान लेंगे इसके बारे में, ऐसे ही कुछ कौन सा राज्य शीर्ष पर है, तो ये एक अच्छा रहेगा। जब भी आपके पास थोड़ा टाइम रहे, मोबाइल वगैरह ना चलाकर आप इसको ही अपना इंटरेस्ट मानिए, हाँ मेरे को इसको देखना है और आगे देखना है, तो आपको इसमें पढ़ने में ज़्यादा मन लगेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश भारत से 5 लाख टन गेहूं खरीदने के लिए सहमत हुआ? Which country has recently agreed to buy 5 lakh tons of wheat from India? A. इजिप्ट, बी संयुक्त अरब अमीरात, सी बांग्लादेश, डी दक्षिण कोरिया। यहाँ पर माफ कीजिएगा 50,000 लिखा हुआ है, लेकिन वो 5 लाख है, बहुत बड़ी गलती है, मैं माफ़ी चाहता हूँ। अगली बार से मैं आपको कह सकता हूँ कि ऐसा नहीं होगा, हम इसकी पूरी कोशिश करेंगे। एंड द राइट आंसर इज इजिप्ट। तो हाल ही में मिस्र की सरकार, यानी मिस्र और इजिप्ट एक ही है, इन्होंने भारत से 5 लाख टन गेहूं खरीदने के लिए सहमति दी है, जो कि एक अच्छी बात है। मिस्र दुनिया के सबसे बड़े गेहूं आयातकों में से एक है, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध के कारण बहुत प्रभावित हुआ है। अब देखिए, जैसा कि हमने कल का ही प्रश्न ले लिया था कि अब जो ये तो पहले से ही ऑर्डर थे, लेकिन अब जो भी आएंगे उसको नहीं लेगा इंडिया, अगर वो दूसरों को देगा तो हो सकता है कि अपने यहाँ इसकी क्राइसिस हो जाए, इसलिए अब दूसरों को नहीं देगा। बाकी यदि हो ऐसा कुछ तो बहुत से देश खरीदने के लिए पहले से ही हाँ कि हैं, हम इंडिया से खरीद सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत ने किसको हराकर थॉमस कप जीता? इंडिया वॉन द थॉमस कप बाय डिफीटिंग whom? ए इंडोनेशिया, बी ऑस्ट्रेलिया, सी इंग्लैंड, डी चीन। एंड द राइट आंसर इज इंडोनेशिया। तो हाल ही में भारत ने इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर थॉमस कप जीता है। देखिए, एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है ये। इंडोनेशिया इसमें 14 बार जीत चुका है, लेकिन इस बार भारत ने जीत हासिल की है। और चलिए, जीत तो हासिल की है, जो 14 साल तक 14 बार जीत चुका है उसको आपने 3-0 से हराया है, आपको 3 पॉइंट्स मिले हैं और उसको 0 पॉइंट्स, एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात होती है। मेरी तरफ से इनको बहुत बहुत बधाई। अगला प्रश्न है, अडानी समूह निम्न में से किसका अधिग्रहण करेगा? अडानी ग्रुप विल एक्वायर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? ए अंबुजा सीमेंट, बी एसीसी लिमिटेड, सी अल्ट्राटेक सीमेंट, डी ए और बी दोनों सही। एंड द राइट आंसर इज ए और बी दोनों सही। तो देखिए, हाल ही में अडानी समूह ने अंबुजा सीमेंट और उसकी सहायक कंपनी एसीसी लिमिटेड की हिस्सेदारी खरीदी है। अब इसको समझिए, पूरा अधिग्रहण नहीं किया है और ना ही हो सकता है। हॉलकेम ग्रुप इनके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इनके पास हिस्सेदारी थी अंबुजा की 63.19 और एसीसी की 4.48। अब इतनी ही अडानी समूह ने हिस्सेदारी खरीद ली है, और जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन थी हॉलकेम ग्रुप, अब ये शायद ना रहे पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन, देखते हैं क्या होता है। अब तो अक्वायर कर लिया है इसको, अब धीरे धीरे अडानी समूह भी बहुत ही आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। अच्छी बात है, रिलायंस और अडानी में भी एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन आ जाएगा। अगला प्रश्न है, पुरानी पेंशन योजना बहाल करने वाला पहला राज्य कौन बना है? विच हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू रिस्टोर द ओल्ड पेंशन स्कीम? ए गोवा, बी पंजाब, सी छत्तीसगढ़, डी पश्चिम बंगाल। एंड द राइट आंसर इज छत्तीसगढ़। तो हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार पुरानी पेंशन योजना बहाल करने वाला भारत का पहला राज्य बना है, ऐसी पहली राज्य सरकार बनी है। राज्य ने नवंबर 2004 में बाजार संचालित राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी कि एनपीएस के तहत अर्जित 17,000 करोड़ रुपए निकालने के लिए पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण को एक विस्तृत प्रस्ताव भी भेजा है।
जल्द ही शुरू हो जाएगी। प्रस्ताव तो भेज दिया गया है कि 17,000 करोड़ रुपए हमारे निकाल दिए जाएं। हम पर्सनली मतलब जितनों की पेंशन रुकी हुई है उनको देंगे और बाकी भी है। इसके लिए आप एक कोई डीप वीडियो देख लीजिएगा जिसमें पूरा एक्सप्लेन हो प्लीज़, मैंने ज़्यादा सही ढंग से नहीं समझाया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहां पर राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक लैब को शुरू किया गया? वेयर वॉज द नेशनल साइबर फोरेंसिक लैब स्टार्टेड रिसेंटली? ए विशाखापट्टनम, बी देहरादून, सी बेंगलुरु, डी हैदराबाद। एंड द राइट आंसर इज हैदराबाद। तो हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा हैदराबाद में राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक लैब को शुरू किया गया है। इसको क्यों किया गया है? इसमें देश के जो साइबर अपराध के मामले हैं उनका निपटान जल्द से जल्द किया जा सके। अभी भी ठीक ठाक ही चल रहा है लेकिन और जल्दी किया जा सके, इसके लिए इस योजना को शुरू किया गया है। इस योजना को नहीं, योजना नहीं बोलना चाहिए इसको, मतलब एक टाइप से ये सेंटर है। अब धीरे धीरे इसको अभी जैसे हैदराबाद में किया गया है, धीरे धीरे और जगहों पर किया जाएगा जिससे हाँ थोड़ा और जल्दी हो सके। अलग अलग कार्य होंगे अलग अलग जगहों पर। योजना नहीं है, याद रखिएगा, एक सेंटर है, ना ही इसको परियोजना बोला जा सकता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में गतिशक्ति संचार पोर्टल को किसने लॉन्च किया? हु हैज रिसेंटली लॉन्च्ड गतिशक्ति संचार पोर्टल? ए अश्विनी वैष्णव, बी राजीव चंद्रशेखर, सी महेंद्रनाथ पांडे, डी जितेंद्र सिंह। द राइट आंसर इज अश्विनी वैष्णव। तो हाल ही में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा गतिशक्ति संचार पोर्टल को लॉन्च किया गया है। अब ये क्या है? तो इसका उद्देश्य है दूर संचार सेवा प्रदाता यानी कि जो कम्युनिकेशन सर्विस प्रदाता हैं जैसे कंपनी हो गई जियो, एयरटेल वगैरह, इनके लिए जो आवेदक है उनका एक पोर्टल बनाना है। मतलब अलग अलग पोर्टल रहते हैं लेकिन अब एकल पोर्टल को बनाना है। गतिशक्ति संचार इसका नाम होगा। देखते हैं ये कितना सफल होता है, मतलब कितनी कंपनियां इसमें आती हैं। मतलब आना तो होगा, कुछ ऐसा रूल वगैरह बनाएंगे, देखते हैं क्या होता है और कितना ये सफल रहता है। शुभकामनाएं रहेंगी मेरी ये सफल हो। बाकी क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब अब हम ये नहीं कहते हैं कि इंपॉर्टेंट है कि नहीं, क्योंकि अब तो हम जो भी डेली लेते हैं 9 या 10 प्रश्न लेते हैं वो सभी ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अगला प्रश्न है, 17 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विच डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 17th मई? ए विश्व दूरसंचार दिवस, बी अंतर्राष्ट्रीय हास्य दिवस, सी राष्ट्रीय हस्तकला दिवस, डी उपरोक्त सभी सही। एंड द राइट आंसर इज विश्व दूरसंचार दिवस। तो प्रत्येक वर्ष 17 मई को विश्व दूरसंचार दिवस मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन 1865 में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना की गई थी। ये बस याद कर लीजिएगा, मनाया जाता है, और थोड़ा याद कर भी लेंगे तो भी कुछ नहीं होगा। अगला प्रश्न है, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर फॉर बौद्ध कल्चर एंड हेरिटेज का शिलान्यास कहाँ किया गया? वेयर वॉज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल सेंटर फॉर बुद्धिस्ट कल्चर एंड हेरिटेज लेड? ए लुम्बिनी, बी ढाका, सी नई दिल्ली, डी काठमांडू। एंड द राइट आंसर इज लुम्बिनी। तो देखिए हाल ही में लुम्बिनी में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर फॉर बौद्ध कल्चर एंड हेरिटेज का शिलान्यास किया गया। इसका शिलान्यास भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने किया। जी हाँ, प्रधानमंत्री जी के नेपाल दौरे के दौरान ही इसे किया गया है। बुद्ध पूर्णिमा में उनका दौरा था और ये जो कार्यक्रम था ये मतलब एक बहुत ही अच्छा आयोजन था। नेपाल और भारत के संबंध इससे और ज़्यादा घनिष्ठ होंगे। तो दोस्तों ये था अंतिम प्रश्न। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।